And we are live. We are going to take our class on Matthew Arnold, the most pessimistic poet of Victorian age. तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, पहले से आवाज़ थोड़ी ठीक हो रही है, दवा का असर हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एनर्जी डाल दी जाए। और चूंकि दिल्ली में ठंड ज़्यादा है, और आई एम श्योर आप भी रजाई में वीडियो देख रहे होगे, तो मैंने भी थोड़ा अपना जैकेट वैकेट डाला हुआ है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैथ्यू आर्नोल्ड। एंड आर्नोल्ड से पहले हमने बातचीत की थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की, हमने बात की टेनिसन की। ब्राउनिंग वॉज मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, शोइंग द विक्टोरियन पॉजिटिविटी, विक्टोरियन ऑप्टिमिज्म। टेनिसन ने क्या किया था? टेनिसन ने एक बैलेंस बनाया, ऑप्टिमिज्म भी दिखाया, उन्होंने पैसिमिज्म दिखाया। यानी ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिविटी, आशावाद। पैसिमिज्म का मतलब क्या होता है? निराशावाद, सैडिस्टिक बिहेवियर। लेकिन जब हम आर्नोल्ड की बात करते हैं एज एन इंडिविजुअल ऑथर, तो आर्नोल्ड वॉज फॉलोअर ऑफ क्लासिकल राइटिंग्स, ग्रेट क्लासिक्स, महान इंसान, अच्छा इंसान। लेकिन उसे, जब आप बहुत अच्छी फिलोसॉफी पढ़ के बैठते हैं, जब आप बहुत अच्छा नॉलेज लेके बैठते हैं, तो आपको जिंदगी में दिखेगा कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। और इस वजह से मैथ्यू आर्नोल्ड बन गया पैसिमिस्टिक। मैथ्यू आर्नोल्ड पैसिमिस्टिक क्यों है? इसलिए नहीं कि बाय नेचर वो सैडिस्टिक था, डिप्रेशन में था, उसको डॉक्टर की जरूरत थी, नहीं। फिलोसफीज खूब पढ़ी थी उसने, अच्छा लिटरेचर खूब पढ़ा था, तो उसे ये दिखता था कि इंसान क्या कर सकता है और क्या कर रहा है, क्या होना चाहिए इंसान को और क्या कर रहे हैं। तो दिस वाज द रीजन मैथ्यू आर्नोल्ड बिकेम पैसिमिस्टिक। अब हम बात करते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में एज अ राइटर। कुछ, जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट है, बच्चे बोलते ही रहते हैं हमें कि सर जहां तक हो सके हमें पीडीएफ दे दिया करिए साथ साथ पढ़ते पढ़ते। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, ये सेम चीज आपको ऐप पे जाके मिल जाएगी। यू विल गेट द ईच एंड एवरीथिंग ऑन द ऐप। अब इस पीडीएफ में कुछ सेलेक्टिव लाइंस आपके लिए अंडरलाइन करूंगा, सारी लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। पीडीएफ देख के पिंड छुड़ा लेना कि चलो अपने आप पढ़ेंगे, वो काम हमें नहीं करना है। हमें क्वालिटी कंटेंट पे देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आर्नोल्ड आपका राइटर है, तो आपको भैया डेट्स तो पता होनी चाहिए। इट कैन बी अ सिंपल क्वेश्चन दैट लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड एंड वन मोर राइटर, कोई एक राइटर दे देंगे, बोलेंगे ऑर्डर में सेट करो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करो, तो आपको इनकी बर्थ डेट वगैरह का पता होना चाहिए। अब बाकी बेसिक लाइन है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कल्चर थिंकर ऑफ विक्टोरियन एज, ठीक है, हमको पता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ, ही वॉज अ पोएट, लिटरेरी क्रिटिक, एजुकेटर, मॉरल फिलोसोफर, एंड वैसे तो कल्चरल क्रिटिक भी है। और कल्चरल क्रिटिक, यहां पे कल्चरल क्रिटिक भी लिख लेना फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग जीडीसी। ही इज ऑल्सो अ कल्चरल क्रिटिक। और इन्होंने क्या सोचा? He believed in this thing, that literature should help society finding a balance, beauty and spiritual depth. लिटरेचर में क्या होना चाहिए? खूबसूरती होनी चाहिए, ब्यूटी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल डेप्थ होनी चाहिए। तो आर्नोल्ड कौन था? पोएट भी था, लिटरेरी क्रिटिक भी था, फिलोसोफर भी था, एजुकेटर भी था और कल्चरल क्रिटिक भी था। क्या आप जानते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड बिकेम प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? जी हाँ, प्रोफेसर ऑफ पोइट्री बहुत बड़ी पोस्ट है। जब आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हो और अगर आपको कोई बोलता है प्रोफेसर ऑफ पोइट्री, जैसे इंडिया में हम किसी को भी प्रोफेसर बोलते हैं, मुझे भी बहुत लोग प्रोफेसर बोलते हैं, बट ऑन पेपर्स, ऑन लीगल ग्राउंड्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो कम एज में हैं, सब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जेन्युइन तरीके से प्रोफेसर बनने में बहुत समय लगता है। आपने हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, प्रोफेसर शौगता भादुरी कीम, वो जेन्युइन प्रोफेसर है, वो एक्चुअल प्रोफेसर है। तो एक्चुअल प्रोफेसर बनना, और वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वो भी पोइट्री का, तो आर्नोल्ड वाज वन ऑफ देम। ये याद रखना आपको, पॉइंट टू बी नोटेड। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं, जैसे एक चीज है, ये किसका बेटा था? तो ही वॉज द सन ऑफ फेमस हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल, डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड। ये डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड का बेटा था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि थॉमस आर्नोल्ड ने विक्टोरियन एज में प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट किया था। तो प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम किसने स्टार्ट किया था विक्टोरियन एज में? थॉमस आर्नोल्ड ने। प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम नेट के स्टूडेंट्स को अभी डिटेल में पढ़ाते हैं, नेट के स्टूडेंट्स को, जीडीसी स्टूडेंट्स को, कि थॉमस आर्नोल्ड कौन था, किसने थॉमस आर्नोल्ड पे किताब लिखी है, हम ये सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। तो पॉइंट मतलब ये है कि भाई इनके फादर भी बहुत बड़े इंसान थे। एक फन फैक्ट बताता हूं, इनके फादर की डेथ हुई थॉमस आर्नोल्ड की, बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन अपने बेटे ने कुछ नहीं लिखा, कोई एलजी नहीं, कुछ नहीं।
15 साल के बाद, अपने फादर की डेथ के 15 साल के बाद इन्होंने क्या किया, एक एलिजी लिखी, रग्बी चैपल करके, अपने फादर का रेफरेंस दिया। तो क्रिटिक्स ने पूछा कि यू आर रिमेंबरिंग योर फादर आफ्टर 15 ईयर्स, तुम्हें 15 साल के बाद अपने बाप की याद आई है। जानते हो उन्होंने क्या कहा? पानी पी के बताता हूं, अभी गला 100% परफेक्ट नहीं है। अब पानी पीते रहा करो, हमारी बॉडी में 70% पानी होता है, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं हर आधे घंटे में पानी पीते रहा करो। पानी है, मेडिसिन है, अपने प्रॉपर समय पे हेल्थ पे ध्यान दो। तो सबने बोला कि 15 साल के बाद तुम अपने फादर पे क्यों लिख रहे हो। इन्होंने एक लेटर लिखा अपनी मदर को, ओपन लेटर था, एंड इन्होंने कहा कि मेरे फादर एक महान इंसान थे और मैं चाहता था कि मेरे फादर के बारे में एक ऐसा आदमी लिखे जो सदी का सबसे बेहतरीन प्रोफेसर हो, बेहतरीन राइटर हो। आज वो लेवल मैंने खुद पाया है। तो इन्होंने कहा कि मैं एक ऑर्डिनरी राइटर बन के नहीं लिखना चाहता था, मैं चाहता था कि जब मैं अपने फादर के लिए लिखूं तो मैं दुनिया का सबसे बेस्ट राइटर हूं उस समय, और सबसे बेस्ट राइटर बन के फिर अपने फादर के बारे में लिखूं। तो ये इनका बहुत अच्छा जवाब था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है कि इनका इंटेलेक्चुअल विजन क्या है। इनका इंटेलेक्चुअल विजन मतलब देखो, ये आदमी क्लासिक्स को फॉलो करता था। तो जो आदमी क्लासिक्स को फॉलो करता है ना, वो हमेशा अच्छी बात करेगा, मेटलिस्टिक की बात नहीं करेगा, पैसे की बात नहीं करेगा। देखो इनके लिए क्या था, इन्होंने बोला कि विक्टोरियन वर्ल्ड में फेथ खत्म हो गया है और सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लूजिंग फेथ। इनको विक्टोरियन में दिख रहा था। 21st सेंचुरी देखते तो बेचारे को हार्ट अटैक आ जाता। 21st सेंचुरी अगर देखता वो, आर्नल्ड को पता चलता कि आगे चल के 21st सेंचुरी में क्या होगा। देखो, बिकमिंग ऑब्सेस्ड विद मनी, मशीन्स, अब हम सब चैट जीपीटी फ्रेंड हो गए हैं, लेटेस्ट गैजेट्स आ गए हैं। तो इनका ये था कहने का मतलब कि भाई क्या हो गया है और क्या होना चाहिए, स्वीटनेस एंड लाइट। कल पढ़ाया मैंने इसको कल्चरल स्टडीज में, यूजीसी नेट के लिए। इसको बोलते हैं आर्नल्ड का कॉन्सेप्ट, डल्स एट यूटाइल। हालांकि ये कॉन्सेप्ट हॉरेस ने दिया सबसे पहले। डल्स एट यूटाइल, किसी भी चीज का पर्पस होना चाहिए। स्वीटनेस, स्वीटनेस मतलब ब्यूटी, एस्थेटिक्स, आर्ट्स। लाइट मतलब नॉलेज, लाइट का मतलब नॉलेज, रीजन। अब देखो इन्होंने डिमांड क्या होना ये चाहिए, ये चाहते थे लिटरेचर से क्या हो, मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छी हो, जो फालतू का प्रोपेगेंडा है उसको ह्यूमन विजडम से रिप्लेस किया जाए, फालतू रिलीजियस प्रोपेगेंडा को सच्चाई से, ईमानदारी से, अच्छी चीजों से रिप्लेस किया जाए, और लोगों को इंटेलेक्चुअली क्यूरियस बनाया जाए। ये इनके कॉन्सेप्ट थे जो आपके मल्टीपल पोइट्रीज में है, प्राइमरली इन डोवर बीच। अब देखो आर्नल्ड एज अ पोइट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इनका एक डेफिनेशन था, पोइट्री इज criticism of life under the laws of life, under the laws of poetic beauty and poetic truth। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर हमारे यहाँ तो सिर्फ पोइट्री है सिलेबस में, हम ये सब क्यों पढ़ें, और जो ऐसा ऐसा सोचेंगे उनका एग्जाम में कुछ नहीं होगा। चैंपियन की तरह जाना एग्जाम में, योद्धा की तरह, सब कुछ रेडी करके। भाई तुम आर्नल्ड की पोइट्री पढ़ रहे हो, तुम लिटरेचर स्टूडेंट, तो पोइट्री क्या होती है, आर्नल्ड का पोइट्री स्टाइल क्या है, आर्नल्ड का पोइट्री डेफिनेशन क्या है, अगर यही नहीं पता, खाली पोइट्री पढ़ के आ गए। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी की शादी में गए पर तुम्हें पता ही नहीं जीवन में शादी होती क्या है, शादी का मतलब क्या है, तुमने कहा सर मैं तो गुलाब जामुन खाने आ गया बस, तो वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। हमें पता होना चाहिए कि शादी एक सामाजिक चीज है। वैसे ही जो भी पढ़ो, समझदार आदमी ढंग से देखता है। देखो क्या चीज है, इन्होंने कहा पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, पोइट्री जीवन का क्रिटिसिज्म है। पर यहां पे बहुत लोग गलत इंटरप्रिटेशन लेते हैं। पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इसका मतलब ये नहीं है कि अरे क्या लाइफ है, झंड लाइफ है, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, दिन भर हाय तौबा हाय तौबा। नहीं, लाइफ की बुराइयों का, यानी जीवन में बहुत बुराई है,
पॉइंट आउट करते रहो, देखो ये गलत है, देखो ये गलत है, देखो ये गलत है। चे गुवेरा एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने कहा था कि अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो तुम लास्ट स्टेज ऑफ स्लेवरी में आ चुके हो। तो अगर तुम जीवन में चीजें देख रहे हो और गलत देख रहे हो तो बोलो। तो पोइट्री क्या करती है? पोइट्री कमियां बताती है कि देखो लोग मेंटलिस्टिक हो गए, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लोगों के पास आपस में प्यार नहीं है, समय नहीं है। तो ये बात पोइट्री बताती है। तो पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। लेकिन बताते समय पोइट्री को क्या करना चाहिए? लॉज ऑफ पोइटिक ब्यूटी, पोइटिक ब्यूटी के कानून को फॉलो करना चाहिए। यानी कि लिखते समय पोइटिक ब्यूटी क्या होती है? लिटरेरी स्टाइल, सुंदर तरीके से लिखना, राइमिंग्स अच्छी हो, वोकैबुलरी अच्छी हो, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन अच्छे अच्छे इस्तेमाल हो। यानी बात भी कहो, सुंदर तरीके से कहो, और पोइटिक ट्रुथ यानी अंतिम सत्य बताओ। अंतिम सत्य, पोइट्री का ट्रुथ जो होता है वो भगवान से आता है। क्यों पोइट्स को बार्ड कहते हैं? आपने पढ़ा होगा कि पोइट को बार्ड कहते हैं, आपको बहुत टीचर्स ने बोला होगा कि पोइट को बार्ड कहते हैं। पर क्या किसी टीचर ने यह बताया कि पोइट को बार्ड क्यों कहते हैं? बार्ड का मतलब क्या है? बार्ड का एक्चुअल मतलब होता है दैवीय मैसेज देने वाला, डिवाइन मैसेज देने वाला। तो बार्ड एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसे गॉड चुनता है, और गॉड चुन के कहता है कि मेरे मैसेज ये आदमी बताएगा। तो ग्रीशियन राइटिंग में, एंशिएंट राइटिंग में पोइट्स की बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। वो कहते थे बार्ड है, इनको गॉड ने चुना है अपने बारे में बताने के लिए। मतलब ये जो भी बताएंगे वही सच होगा, ये जो भी बोलेंगे वही सच होगा। ठीक है, तो अब इनकी डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इनकी पोइट्री में खास क्या क्या चीजें? मेलैंकली एंड स्पिरिचुअल एंजाइटी। भाई जो आदमी दुनिया में देखेगा गलत हो रहा है तो उदास हो जाएगा, फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागेगा, जोश में, एंजाइटी में। सेंस ऑफ आइसोलेशन, अकेलेपन का फीलिंग इन फेथलेस वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहां विश्वास नहीं है भगवान में, लोग विश्वास खो रहे हैं। आपको लगेगा मैं अकेला हूं आपको लगेगा अब मैं एकदम अकेला पड़ गया हूं। फिर अंदर की शांति, इनर पीस की चाहत, हार्मनी, ब्रदरहुड की चाहत, ये भी है। और क्लासिकल रेफरेंस, राइटिंग स्टाइल, ये इन्होंने यूज किया है। तो इनकी पोइट्री में यही सब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। बाकी वर्क्स हैं इनके, बेस्ट वर्क्स, ये भी हमें देख सकते हैं, लेकिन हमें आपके सिलेबस में नहीं है तो आप मत जाओ। बट जो अदर स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके काम का है ये, उनके बहुत काम का है। साथ में एक अपडेट भी है आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी लास्ट मंथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे पास मैसेज कर रहे हैं। तो आपके भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो अब लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। क्रैश, तो जी हाँ, आप एलटी ग्रेड का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कि एलटी ग्रेड का क्रैश कोर्स है, आप इसमें आके बाकायदा ज्वाइन कर सकते हो। आपको पीडीएफ क्लासेस जो एज इट इज सबको दी गई हैं वही मिलेंगी। प्लस पॉइंट ये रहेगा, आपका प्लस पॉइंट क्या होगा कि जो सारी क्लासेस हमने अपलोड कर दी हैं, ऑर्डर में डाल दी है, पीडीएफ दे दी है, आपको तुरंत एक्सेस मिलेगा। तो हर टफ टॉपिक, हर प्रॉब्लमेटिक टॉपिक जिसमें जहां आपको दिक्कत है, जो भी है, आप पूरा सिलेबस भी जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो। 5-5, 6-6 घंटे पढ़ो, 5-6 घंटे पढ़ो, कवर हो जाएगा। नहीं तो आपके पास एक ऐसा सिलेबस होगा जिसमें हर टफ टॉपिक, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप देख सकते हो। दूसरा प्लस पॉइंट ये होगा कि अगर आप क्रैश कोर्स में अब आते हो तो जैसे ही एलटी ग्रेड से रिलेटेड आपको टेस्ट पेपर्स, क्विज सेशंस या रिवीजन सेशंस ये सब मिलेंगे, वो आप भी ज्वाइन करोगे। टेस्ट सीरीज, रिवीजन्स, ये सब कुछ आपको भी मिलेगा। यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस, एग्जाम में जहां मैं खुद खड़े होकर पेपर सॉल्यूशंस करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ये सब कुछ आपको क्रैश कोर्स में इंक्लूडेड होके मिलेगा। अब आपका एक सवाल होगा कि सर इसकी फीस क्या होगी? ऑब्वियसली बात है, एलटी ग्रेड की फीस पहले ही बहुत कम है, लेकिन हाँ ये सिर्फ क्रैश कोर्स है, सिर्फ एग्जाम तक, इसलिए इसकी फीस बहुत कम होगी। बहुत कम मतलब ये मान लीजिए आपका 3 या 4 कॉफी का खर्चा, महीने में 3-4 कॉफी जो आप पीते हो उसका खर्चा। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है सिर्फ एग्जाम तक की डेट है, ये भी याद रखना, कंफ्यूज हो जाओ। 18 जनवरी तक अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, 999, लेकिन सिर्फ एग्जाम तक, 18 जनवरी तक। अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया, एग्जाम टल गया, तो ये एक्सेस आपकी नहीं रहेगी। हाँ,
आपके लिए गोल्डन चांस है, आपकी ही रिक्वेस्ट पे मैंने करा है। नॉर्मली हम इतना करते नहीं है, पर ठीक है, लास्ट मंथ है, बच्चों के एग्जाम है, कुछ करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके चीजें कर सकते हो। ठीक है, चलिए, और अपने फ्रेंड्स को भी आप बता सकते हो। इसमें बाकी पेपर 1 जो आपका होता है, जीके मैथ्स जो भी चीज है वो सब फ्री है। कंप्लीट एलटी कोर्स है ये, कंप्लीट। तो इसमें आपको जीके वीके सब कुछ मिलेगा, जीके जीएस ग्रामर सब कुछ मिलेगा, सब कुछ इसी पैकेज में होगा। लेकिन आपकी लास्ट डेट होगी 18 जनवरी, ये ध्यान रखिएगा। चलो, अब हम टॉपिक पे वापस चलते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, आर्नोल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म, हमें इसमें नहीं जाना है। इसमें इसलिए नहीं जाना है क्योंकि हम इसको डिस्क्रिप्टिव में देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में। अभी हम आपके प्री प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हमारे पास है डोवर बीच, जिसका हमें रेफरेंस लेना है, हमारी पहली पोइट्री है। तो बिफोर वी गो फॉर पोइट्री, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखो, आर्नोल्ड की शादी हुई थी और वो हनीमून पे अपनी वाइफ के साथ घूमने गया था। तो डोवर बीच का पब्लिकेशन है 1867, और ये सिंपली अपनी वाइफ के साथ कहीं घूमने गया था। वहां इसके दिमाग में आया कि भाई दुनिया में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। फिलॉसफी कहीं भी आ सकती है। मुझे पता है इसकी वाइफ ने हनीमून पे बहुत खर्चा करवाया होगा, दबा के खर्चा हुआ होगा, और उसको अचानक से फिलॉसफी याद आ गई होगी कि अरे यार जीवन क्या है। जितने मैरिड लड़के देख रहे हैं वो समझ गए होंगे। वैसे ये तो मुझे लगता है सिंगल बंदा, बैचलर बंदा उतने खर्चे नहीं करता जितना उसकी शादी के बाद होते हैं। फिलहाल जैसे मेरे घर में हल्की ठक ठक हो रही है, तो मैडम को चाहिए कि दीवारें बहुत लग्जरी दिखे, और वो दीवारें लग्जरी दिखाने के लिए 2-3 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा करना चाहती है। और मेरे लिए ये था सब सही तो है, सब अच्छा तो है। तो जितने भी सिंगल बॉयज हैं, तुम देख लो, जब तुम्हारी शादी होगी ना भैया, खर्चा आएगा, इसलिए कमाओ और कमाने के लिए पढ़ो। ठीक है, क्योंकि महिलाएं जो है वो आर्टिस्टिक होती है, एस्थेटिक होती है। आप गंदे में रह सकते हो, आप सिंपल में रह सकते हो, ऐसे व्हाइट दीवार पे रह सकते हो। महिलाओं को खूबसूरती है, देखो, दे आर द गिफ्ट ऑफ नेचर, दे आर द गिफ्ट ऑफ गॉड। तो उनका जो एस्थेटिक ब्यूटी है उसको संभालना है, तो फिर पैसा कमाओ, और पैसा कमाना है तो भैया ढंग से पढ़ लो। तो देखो, इन्होंने क्या किया इस पोइट्री में, इन्होंने देखा कि विक्टोरियन कंडीशंस में क्या क्या चल रहा है। तो उन्होंने देखा कि डीप स्पिरिचुअल क्राइसिस चल रहा है। सबसे पहले हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, पावर के पीछे भाग रहा है, स्पिरिचुअल क्राइसिस चल रहा है। तो उन्होंने देखा कि चीजें जो है खराब हो गई, और क्यों खराब हुई है। इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस, इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट एंड मॉडर्न स्केप्टिसिज्म, 3 चीजें। साइंस, जब साइंस आता है तो रिलीजन से, भगवान से विश्वास खत्म हो जाता है। जैसे बचपन में जो चंदा मामा था, आज उस चंदा मामा पे अमेरिका ने बहुत सारे उपग्रह भेज दिए, इंडिया का भी पहुंच गया। इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो भाईचारा सब खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है भाईचारा, ये आपने हेरी ऐप में पढ़ा था, याद करो, कि उसे लगता था कि मैं सबका दोस्त हूं, सबका भाई हूं। लेकिन जैसे उस लड़की ने, विल्फ्रेड ने उसका इंसल्ट किया, लड़की ने, उसे रियलाइज होता है मैं अकेला हूं। आप सिर्फ मजदूर हो, आप सिर्फ कमाते हो, काम करते हो, तो ही आपकी वैल्यू है, कोई भाईचारा नहीं है। तो इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट में ये समझाया। मॉडर्न स्केप्टिसिज्म, संशयवाद, जैसे जैसे चीजें मॉडर्न होती गई, लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए। किसने बनाया रिलीजन, किसने बनाई मोरालिटी, हम तुम्हारी ही क्यों सुने, कैसे पता तुम सही हो, हम लोग सवाल करते हैं रिलीजन पे। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था गॉड इज डेड। तो ये सब यहां शुरू हो गया, और ये विक्टोरियंस की कंडीशन है। अब देखो ये लोकेशन कहां थी, लोकेशन एक्चुअली देखो कहां पे है, क्लिफ ऑफ डोवर, डोवर नाम की कोई जगह है, वहां पे पहाड़ियां थी, पहाड़ पे खड़ा हो गए कहीं। और ये कहां पे है, बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, अ सिंबॉलिक बॉर्डर बिटवीन कल्चर्स एंड बिटवीन सर्टेनिटी एंड डाउट। तो ये दिखाना चाहता है कि देखो, इंग्लैंड फ्रांस के बॉर्डर पे घूमने गया था हनीमून पे अपनी वाइफ के साथ, वहां पे खड़े होके इसको लगा होगा भी कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ये सिंबॉलिक रेफरेंस है कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो गैप है, जो समुद्र है, और समुद्र लहरें कर रहा है, तो इसे लग रहा है कि कंफ्यूजन का स्टेट है ये, यहाँ पे डाउट है। अब देखो, ये सिंपली ये कहना चाहता था कि हमने सोसाइटी को स्पिरिचुअलिटी खो दी है, सोसाइटी हैज लॉस्ट इट्स स्पिरिचुअलिटी। ये लाइन अंडरलाइन पता है क्यों कर रहा हूं, जब तुम पीडीएफ खुद पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और ये बोलता है कि हमारा जो सी ऑफ फेथ था, विश्वास का समुद्र, वो सब वापस चला गया है, खाली हो गया, पीछे चला गया है।
और अब सिर्फ डर फैला हुआ है, सिर्फ डर फैला हुआ है। अब डोवर बीच सबसे बेस्ट वर्क क्यों माना जाता है? डोवर बीच सबसे बेस्ट वर्क क्यों माना जाता है? ध्यान से देख लो। इट सिंपली कैप्चर्स द एग्जैक्ट इमोशनल कंडीशन ऑफ विक्टोरियन एज। बेस्ट वर्क है ये, बेस्ट। डोवर बीच पे यूट्यूब पे मैंने कई वीडियो डाले, समुद्र के किनारे बैठ के। मैं मालदीव में था, मेरा वाटर विला था प्राइवेट आइलैंड पे, बड़ा सा चांद चमक रहा है, जब कुछ नहीं होता ना, आसपास सिर्फ समुद्र होता है, समुद्र के बीचों बीच छोटा सा आइलैंड। उस आइलैंड पे मेरा जो वाटर विला था वो पानी के अंदर था, मतलब अगर मैं अपने रूम से गिर जाऊं पानी में तो नीचे 10-12 मीटर पानी था, एकदम साफ जो दिखाई दे रहा था। इसलिए हमारे पास जैकेट्स बहुत सारी थी, पानी में फेंकने वाली टब्स थी कि कोई डूब जाए तो टब फेंक देना, और इमरजेंसी यॉट थी हमारे पास कि अगर हम में से कोई आपस में गिर जाए तो हम पानी में नाव लेके उसके पास जा सकते हैं। अब आप सोचो, उसमें एक बड़ा सा मून चमक रहा है और समुद्र दिख रहा है और लहरें दिख रही हैं। मैंने वहां भी डोवर बीच रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे लगा अर्नोल्ड को ऐसा ही लगा होगा। सेम काइंड ऑफ इमोशन फीलिंग थी मेरे को अंडमान्स में। मैं रात को 2-2:30 बजे समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, सिर्फ देखने के लिए कि चांद और जमीन में जो बालू में जो चमकते हैं वो कण कैसे होते हैं। सेम चीज गोवा में 2-2:30 बजे रात को मैं बैठा हूँ बीच के पास और लहरें आती देख रहा हूँ, वो भी इन फुल मून, चांद के समय। वो भी खाली आइलैंड था, नॉर्थ गोवा। तो इन्होंने सिर्फ इमोशंस नहीं, कंडीशंस भी रिप्रेजेंट की कि कैसे इमोशनल हुए हैं। दूसरा नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि प्रकृति की बात भी करेंगे, खूबसूरती की बात। एंड देन फिलोसॉफिकल एंग्जाइटी। इस पोइट्री में मेन चीज फिलोसफी है। नेचुरल ब्यूटी से क्वेश्चन नहीं आएगा, रोमांटिक सीनरी से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो क्वेश्चन बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी, मॉडर्न एग्जिस्टेंशियल ड्रीड, इससे बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये बहुत फेमस वर्क है। फिर जब आप की नोट्स पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं, कहाँ क्या क्या रेफरेंस है। चलो अब हम चलते हैं डायरेक्ट पोइट्री में, आपका टाइम बचाते हुए। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमें, दिस इज मी। थोड़ा बीच में गला खराब था तो मैं लाइव नहीं था, ज्यादा लाइव अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा था, एक्टिव नहीं हो पा रहा था। वो भी फिलहाल मेरा गला पहले से बहुत सही है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, दिस इज माय प्रोफाइल। इसके साथ साथ जो बच्चे ऐप पे जाना चाहते हैं, डायरेक्ट ऐप पे जाना चाहते हैं, वो यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, फोटो लेके इसको आराम से स्कैन कर सकते हो, ऐप पे जा सकते हो। वीडियोस के कमेंट बॉक्स में, टॉप कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक आप वहां से भी ले सकते हो। आप सीधा ऐप पे जाके चीजें कर सकते हो। अब चलिए, मैथ्यू आर्नोल्ड, डोवर बीच। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी, 1867। आपका पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पब्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1867। टोन कैसी है? मेलैंकलिक है बंदा, सैड है। जॉनरा क्या है? विक्टोरियन लिरिक राइटिंग है ये। थीम क्या है? लॉस ऑफ फेथ एंड अनसर्टेनिटी एंड लव। विश्वास खत्म हो गया है, जीवन अनिश्चित है और प्यार हमें बचा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने 4-4-4 के पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। द सी इज काम टुनाइट। जब ये पहली लाइन बोलता है कि समुद्र शांत है, उसका मतलब है कि पोइट्री जो है वो भी शांत है। ये सिंबॉलिक कनेक्शन है। जब बोलते हैं ना आज समुद्र में लहरें उठ रही हैं, तो इसका मतलब पोइट्री भी एग्रेसिव है। ये कह रहा है आज समुद्र शांत है, आज हवा शांत है, यानी ग्लूमी माहौल है। ग्लूमी, ग्लूम मतलब थोड़ा सैड, तो कैसा माहौल है? ग्लूमी। अ पॉइंट टू बी नोटेड, आपकी हेल्प करने के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, टफ वोकेबुलरी भी डाली हुई है ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पढ़ के समझ सकते हो। अभी बोलता है टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर। पूरा चांद खिला हुआ है, फुल मून है और ज्वार आया हुआ है, समुद्र आगे बढ़ा हुआ है। टाइड इज फुल, लबालब समुद्र भरा हुआ है लेकिन शांत है और पूरा मून है। एंड देखो अब वो बोलता है अपॉन द स्ट्रेट्स। तो स्ट्रेट का मतलब होता है दो समुद्रों के बीच में छोटा सा रास्ता। देखो यहाँ लिखा है ना, नैरो सी पैसेज, इंग्लिश चैनल की बात कर रहा है। अभी कह रहा है स्ट्रेट जो है यानी जो नैरो रास्ता है फ्रेंच किनारे पे जाने के लिए, उस पे लाइट पड़ रही है। और कौन सी लाइट पड़ रही है? मून्स लाइट। और ये ग्लीम कर रहा है, चमक रहा है, और अब वो लाइट चली गई है। तो कह रहा है पहले लाइट चमक रहा था लेकिन अब चली गई है। तो एक लाइट हाउस था फ्रेंच कोस्ट पे ही, वो ग्लिमर कर रहा था और फिर वो लाइट वहां से चली गई है। अब देखो, अब ये इंग्लैंड की क्लिफ की बात करेगा।
द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्टैंड। अब जो इंग्लैंड का क्लिफ है वो बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, बहुत बड़े तरीके से दिख रहा है, स्टैंड है, ग्लिमरिंग एंड वॉस, चमक रहा है और बहुत बड़ा है। आउट इन द ट्रैंक्विल बे, शांत खाड़ी में, समुद्र में शांति से इंग्लैंड का भी एक किनारा मुझे दिख रहा है। अभी अपनी बीवी से कहता है कम टू द विंडो, स्वीट इज द नाइट है, आओ बाहर, हेलो बाहर आ जाओ, मस्त मौसम है। नहीं, ये कहता है मधुर मौसम है, स्वीट इज द नाइट है, ठंडी हवा आ रही है, ओनली फ्रॉम द लॉन्ग टाइम ऑफ स्प्रे, और लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। और ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, मतलब कि यहाँ पे लगातार क्या हो रहा है, ठंडी हवा जो आ रही है इसके साथ साथ जो लहरों से पानी उठ रहा है, लहरें टकराने से वो पानी जो उठ रहा है उसके स्प्रे आ रहे हैं। तो अभी कहता है मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी हवा है, आ जाओ यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बैठते हैं। अब देखो, ट्रैंक्विल माने पीसफुल। अब ये 2-3 लाइन फिर अच्छी बोलेगा, और देखो बोलेगा आओ जहां पे द सी मीट्स द मून, ब्लेंस्ड लैंड, लिसन, ओ यू हेयर द ग्रेटिंग रोर। ये कहता है ऐसी जमीन जो समुद्र की लाइट, जो समुद्र में वाइट हो गई है, मैंने देखा है। जब आप चांद देखोगे ना समुद्र में, तो आपको लगेगा चांद जो है समुद्र से थोड़ा सा ऊपर है बस, और ये किस पानी के अंदर है। मतलब आपका मन करेगा मैं चलता रहूं उसकी तरफ। आई रियली विश मैं एक शिप अफोर्ड कर सकता, तो मैं फुल मून में फुल मून को चेज करता, मुझे बड़ा मजा आता। तो ये कह रहा देखो जहां समुद्र और चांद मिल रहे हैं, मून ब्लेंस लैंड, मतलब मून से बनाई हुई सफेद जमीन। तो जब चांद, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ दिमाग में मेरे रिकॉल हो रहा है, मेमोरी रिकॉल हो रही है। बहुत अच्छे कैमरे नहीं होते वरना आपको दिखा पाता। सच में चांद ने ना पूरी सतह समुद्र की चांदी की परत बिछा दी थी, ऐसा लगता चांदी की परत है, सब तो दिख रहा है। अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। देखो, बल्कि थाईलैंड में, बाली में, गोवा में फुल मून पार्टी होती है, क्योंकि फुल मून में समुद्र बड़ा खूबसूरत दिखता है, तो लोग फुल मून पार्टी करते हैं। कहता देखो सुनो लहरों को, ग्रेटिंग रोड्स को टकराते हुए, और ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रॉ बैक, एंड उन पत्थरों को, कंकड़ों को जो लहर ले जा रही है फिर वापस फेंक रही है, एट देयर रिटर्न अपॉन द हाई स्ट्रैंड। अब कहता है आवाज सुनो, ग्रेटिंग रोर सुनो, लहर जो पत्थर पीछे ले जा रही है और पत्थर वापस लेके आ रही है, उनको सुनो। यहाँ पे ये बताएगा कि यहाँ पे जो आवाज है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सडनली टर्न हार्श ग्रेटिंग रोर, ये बताएगा कि अब यहाँ पे इमोशंस चेंज हो रहे हैं। बोलेगा ह्यूमन सफरिंग का रेफरेंस आने वाला है। कैसे आने वाला है कि इसने अचानक से बोला कि देखो समुद्र की लहरें जो पीछे लेके जा रही हैं पत्थरों को वापस, ये क्या कर रही हैं, ये एक अलग आवाज, जो तेज आवाज है, उसमें एक मैसेज दे रही है। तो क्या मैसेज है? बिगिन, शुरू करना, एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन, चलना, खत्म होना, चलना, यही जीवन है। विद ट्रेमेंडस कैडेंस, स्लो एंड ब्रिंग। अभी कहता है जो लहरें हैं जो आगे आ रही हैं, पत्थरों को ले जा रही हैं, फिर पीछे ले जा रही हैं, ये हमें मैसेज दे रही हैं कि जो वेव की रिपीटेड मूवमेंट है वो हमारे जीवन का एंडलेस ह्यूमन पेन एंड डाउट है। हमारे जीवन में भी आना, रुकना, चलना होता रहता है। लाइफ इज ऑल अबाउट राइज एंड फॉल। ठीक है, तो ये हमारा चलना होता है समुद्र के थ्रू, रेफरेंस में। अब देखो, अभी बोलते हैं जो लहरें लगातार आगे आ जा रही हैं, ठीक है, दिस ब्रिंग्स टू मी, ये मुझे क्या लेके आता है, द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, एक सत्य। इटर्नल मतलब पुराना, बहुत पुराना, और चिरंजीवी, सैडनेस यानी इट्स ऑल ट्रेजेडी, सब कुछ ट्रेजिक है। ये जो समुद्र की लहरें ऊपर नीचे जा रही हैं, ठीक है, ये एक ही मैसेज मेरे पास बार बार लेके आ रही है, और वो ये मैसेज है कि इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस। इटर्नल मतलब चिरस्थायी, बहुत पुराने से वैसे सत्य है कि सिर्फ सब कुछ सैड है। और ये सबसे पहले किसने सुना? Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow. अंडरलाइन कर लेना ये लाइन, ऊपर वाली लाइन द सीज काम टू नाइट के बाद ये वाली लाइंस भी अंडरलाइन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले किसने सुना? सोफोक्लीज ने सुना। कौन है सोफोक्लीज? ग्रेट ग्रीक ट्रेजेडी राइटर। इन्होंने लिखा था इडिपस। जो मैसेज मुझे आज सुनाई दे रहा है, ये सबसे पहले किसको सुना? सोफोक्लीज को। कहां पे? एजियन सी, ये समुद्र है, एजियन सी समुद्र है, और उसके भी दिमाग में आया कि लाइफ सिर्फ एब एंड फ्लो है, ज्वार भाटा है लाइफ का, ऊपर नीचे, अप डाउन, जीवन सिर्फ यही होता है, लाइफ है जस्ट एब एंड फ्लो। तो ये उसके भी दिमाग में आया।
देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन है, कौन क्या है। उसके दिमाग में सिंपल आया कि लाइफ जो है एब एंड फ्लो है ऑफ ह्यूमन मिजरी। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड एंड थॉट। तो जो साउंड और थॉट में ऊपर अप डाउन होता है वो लाइफ में भी अप डाउन है। और क्या होता है अप डाउन? ह्यूमन मिजरी, यानी कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता ही रहता है। सोचो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। कितनी फिलोसॉफिकल बात कह रहा है, खुद को मोटिवेट करने के लिए आपकी लाइंस काम आएंगी। अब बोलता है देखो मैं दूर से सुन रहा हूं, hearing it by this distant northern sea, the sea of faith was once too full at the full and round a shore lay like the folds and bring a girdle। अब देखो पहली लाइन छोड़ दो, तीसरी लाइन ये कहता है मैं तो दूर से सुन रहा हूं। जो क्या सुन रहा हूं? ये तीन लाइन, विश्वास का समुद्र लबालब भरा था। द सी ऑफ फेथ, विश्वास मतलब भगवान में विश्वास, गॉड में, रिलीजन में, लबालब भरा हुआ था। और इसने धरती को बेल्ट की तरह, गर्डल मतलब बेल्ट की तरह लपेट रखा था। पूरे धरती को इसने क्या किया था? फोल्ड्स में, यानी पूरी धरती में विश्वास था, सब कुछ था, रिलीजन था, सब कुछ था। अब देखो ये कहता है कि पहले सब कुछ सही था, सब कुछ बहुत अच्छा था, पर अब मुझे क्या सुनाई देता है? बट नाउ आई ओनली हियर melancholy, long, withdrawing roar, retreating to the breath of the night wind down to the vast edges drear। लेकिन अब सिर्फ मुझे सरेंडर, melancholy, वापस नुकसान, अफसोस, ये सब दिखाई दे रहा है। यानी अब मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि अब हर जगह एम्प्टीनेस है, स्पिरिचुअल लॉस है, और ये सब चीजें जो खो दी हमने, अब मुझे सिर्फ वही सब दिखाई दे रहा है। melancholy, deep sadness, drear माने gloomy। और देखो क्या दिखाई दे रहा है? एंड नेकेड, नेकेड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये कह रहा है तो दुनिया में चोट लगी हुई है। सिंगल्स जो होता है पेन होता है, जो फुंसियों से पीछे हो जाती है ना। तो ये कह रहा है दुनिया में जो चोटें या दुनिया में जो जख्म फैल गए, मुझे वो दिखाई दे रहे हैं, मुझे वो सब समझ में आ रहा है। अब देखो इसके बाद ये पत्थरों का रेफरेंस दे रहा है, सिंगल्स का, लेकिन ये एक्चुअली रेफरेंस जो है ये उसका है प्रॉब्लम का, ट्रबल का, कि ह्यूमैनिटी जो है वो फेथ ने छोड़ दी है और अब हम हर जगह से अकेले खाली हो गए, नेकेड हो गए, क्योंकि हमारे अंदर ना मोरालिटी है, ना ह्यूमैनिटी है, ना स्पिरिचुअलिटी है। अब सबसे बेस्ट लाइन, सबसे बेस्ट लाइन अंडरलाइन कर लो, पूरा पैराग्राफ उठा के डिस्क्रिप्टिव में दे देंगे। अपनी वाइफ से कहता है, आह लव, लेट्स बी ट्रू टू वन अनदर। तू और मैं तो एक दूसरे को कम से कम सच्चे हो जाएं, ठीक है? नॉट लाइक स्मृति मंधाना एंड पलाश मुच्छाल। पलाश भी दुष्ट है एक नंबर का। मतलब वो बेचारी वर्ल्ड कप जीत के आ रही है, वो गेम खेल रही है, तुमसे दूर है, मेहनत करे देश के लिए, तो तुम पीछे से कोई और गेम खेल रहे हो। असली वर्ल्ड कप प्लेयर तो पलाश मुच्छाल है। मतलब ये मेरा ओपिनियन है। वैसे तो बड़े लोग हैं, ऊंचे लोग ऊंची पसंद करते हैं बड़े लोग, लेकिन फिर भी वो बेचारी देश के लिए खेल रही है, इंटरनेशनल टूर पे है, तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारा फोन चेक नहीं कर रही है, तो तुमने उसकी कहानी लपेट दी पीछे से, इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी बेचारी की। आर्नोल्ड कहता है दुनिया बच सकती है। लेट्स बी ट्रू टू वन अनदर। आपस में एक दूसरे के लिए एक हो जाओ, कम से कम आपस में एक दूसरे के लिए एक हो जाओ, क्योंकि ये दुनिया जो दिख रही है, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस, जो हमारे सामने है, लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, सपनों की दुनिया। ये दुनिया जो हमारे सामने सपनों की दुनिया है, इतनी वेरियस, मतलब विभिन्नताएं हैं, इतनी खूबसूरत, इतनी नई, वाह क्या नाइफ है। बोलेगा एक्चुअली कोई अच्छी चीज नहीं है। कह रहा है दुनिया जो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, हैड नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट, ना खुशी है, ना प्यार है, ना ज्ञान है, नॉर सर्टिट्यूड, ना फ्यूचर है, ना शांति है, ना किसी के लिए कोई दुख में मदद है। एंड वी आर हेयर एज ऑन द डार्कलिंग प्लेन, हम अंधेरे में हैं, स्वेप्ट विद कंफ्यूज अलार्म्स ऑफ फाइट। ये उस समय के वॉर के रेफरेंस ले रहा है, मल्टीपल यूरोपियन वॉर्स, उसके रेफरेंस ले रहा है। कह रहा है जो दुनिया दिख रही है ना, दुनिया मस्त है, दुनिया अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में सिर्फ कोई खुशी नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई सर्टिट्यूड मतलब निश्चितता, कोई निश्चिंतता नहीं है,
कोई शांति नहीं है, कुछ दर्द में हेल्प नहीं है, और हम एक खाली मैदान में अकेले खड़े हैं, डार्कलिंग प्लेन में, पूरा अंधेरा है, और यहाँ अलार्म बज रहा है लड़ाई का, सायरन की बात कर रहा है कि हम ऐसी दुनिया में हैं जहां सिर्फ वॉर के सायरन सुनाई देते हैं। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत लाइंस आएंगी, वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, और ये वो जगह है जहां इग्नोरेंट आर्मीज रात को लड़ती हैं, क्लैश बाय नाइट। हम अंधेरे में, डार्कनेस में आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ये पोइट्री ऐसे ही वर्ल्ड क्लासिक नहीं है दोस्तों, ये बहुत तगड़ी पोइट्री है, बेस्ट पोइट्री है। मेरा सजेशन है इस पोइट्री को हल्के में मत लेना, बहुत अच्छे से पढ़ना, ये आपके बहुत काम की पोइट्री होगी। ऑल द स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ये आप इसको, मैं लाइट बंद कर देता हूँ, इस वाली लाइट के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, दिस इज फ्री टेलीग्राम ग्रुप। टेक स्क्रीनशॉट, आपको टेस्ट सीरीज, बहुत सारी फ्री पीडीएफ्स, बहुत सारे आपको इंफॉर्मेशंस किसी भी चीज से रिलेटेड, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा हम उसमें जाएंगे बाल्डर डेड पे। हमें अपना नेक्स्ट बुक हमारी जो है, वी हैव डन दिस, वी हैव टू गो फॉर दिस वन। यस, हमारी जो नेक्स्ट बुक है, आज टॉपिक हमारा खत्म होने वाला है, वी विल गो फॉर आर्नोल्ड। वी हैव डन मेमोरियल वर्सेस करें ना, मेमोरियल वर्सेस, अच्छा डोवर बीच रिपीट डाल दिया मैंने। हाँ, तो अभी नेक्स्ट क्लास में आपका मेमोरियल वर्सेस हम खत्म कर देंगे आज का आज। बाकी सारी चीजें, हार्डली 5-6 पॉइंट बचे हैं, आपका सारा सिलेबस हो चुका है, रिवीजन पे काम करते रहो। हार्डली 5-6 पोइट्री बची है जो नेक्स्ट 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी। टेस्ट सीरीज, क्विज सेशंस, टॉपिक वाइज क्विज, टफ क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इस तरह की मल्टीपल टेस्ट सीरीज हमने तैयार कर ली हैं, जो जैसे ही ये 3-4 पोइट्री खत्म हो जाती है, 3-4 राइटर्स आपको हम देना शुरू कर देंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ही हमारी टेस्ट सीरीज आपको मिले, आपको चुपचाप बिना किसी हेल्प, ईमानदारी से पहले उसको सॉल्यूशन देना है। फिर जिस क्वेश्चन में फंस जाओ, हम आपको एक्सप्लेनेशन, डिटेल आंसर्स भी दे देंगे, उसको नोट करो। और अगर उसके बाद भी दिक्कत है तो मेरे लाइव सेशंस में मुझे बताओ कि सर वो वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्योंकि वो क्वेश्चंस मैं आपको लाइव में भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो जब मैं लाइव में प्रैक्टिस करवाऊंगा तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा कि ये आंसर ऐसे कैसे है। नॉर्मल क्वेश्चन स्टूडेंट आंसर कर देते हैं, लेकिन असर्शन रीजन क्वेश्चन जिसमें असर्शन में एक लाइन आएगी, रीजन में एक लाइन, यहां बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। या फिर करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आर्नोल्ड के 5 स्टेटमेंट देके बोलेंगे इनमें से कौन से करेक्ट है, उस 5 में 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, ऑप्शन में A B C करेक्ट, B C D करेक्ट। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, MSQs बोलते हैं, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस हमें करनी है विद क्रोनोलॉजी। तो बी प्रिपेयर्ड, बहुत टाइम है, आराम से एग्जाम टॉप करोगे, पूरा दिसंबर अच्छे से रिवीजन होगा, पूरा जनवरी अच्छे से रिवीजन होगा, 110%, तुमसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट किसी का नहीं होगा। लेकिन लास्ट मंथ है, लास्ट टाइम है, ताकत, एनर्जी, एफर्ट्स और जज्बा कम नहीं होना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।